दोस्तों, हाज़िर हूँ मैं आज आपके लिए एक नई वीडियो लेकर। ये मेरी जो वीडियो होती हैं वो ख़ास कर उन लोगों के लिए होती हैं जो इल्मे नजूम में, एस्ट्रोलॉजी में दिलचस्पी रखते हैं या सीखते हैं। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए एक जन्म कुंडली लेकर आया हूं जो कि तारीख पैदाइश है 13 अप्रैल 1991। वक्त पैदाइश 4 बजे PM यानी 16 बजे। तो ये तारीख पैदाइश के मुताबिक हम आपको पूरी कुंडली के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन कौन से सियारे कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं और क्या क्या रिजल्ट दे रहे हैं। तो सबसे पहले ये देखा जाता है, कोई भी जन्म कुंडली बनाई जाए तो ये देखा जाता है कि जिस बंदे ने तारीख पैदाइश और वक्त पैदाइश बताया है, क्या ये जन्म कुंडली उसके साथ मैच करती है या नहीं करती। बाज वक्त ऐसा होता है कि हम किसी की बताई जन्म कुंडली के ऊपर सारा बयान कर देते हैं, मगर वो जन्म कुंडली उस आदमी की होती ही नहीं। तो इसलिए सबसे पहले जन्म कुंडली को उस बंदे के साथ मैच करके जन्म कुंडली को देखना सबसे बेस्ट तरीका यही है। तो सबसे पहले हमें ये देखना होता है कि ये जिस बंदे की तारीख पैदाइश है तो इससे इसके बड़े और छोटे बहन भाइयों को मैच किया जाता है और फिर उसके बच्चे जो होते हैं उससे मैच किया जाता है, शादी से मैच किया जाता है। अगर ये चीज़ें मैच होती हैं तो फिर समझ लो कि ये कुंडली बिल्कुल ठीक है। अगर ये चीज़ें मैच नहीं हो रही तो फिर समझ लो कि कुंडली ठीक नहीं है। तो हम इस कुंडली को जब देखेंगे तो ये बुर्ज असद की कुंडली बनी है। बुर्ज असद का सियारा शमश है जो कि कुंडली के 8वें घर में जाकर बैठा हुआ है, क्योंकि हालांकि इसमें नंबर 5 लिखा हुआ है, मगर ये कुंडली का पहला घर ही माना जाएगा। इसमें नंबर 5 हो, 1 हो, 4 हो, कोई भी हो, मगर ये कुंडली का पहला घर होगा। तो कुंडली का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। तो ये बात हमेशा याद रखें कि कुंडली का 6ठा घर और कुंडली का 8वां घर और 12वां घर, ये घर मनहूस माने जाते हैं, नुकसान देने वाले घर माने जाते हैं। और जो भी सियारे इन घरों में चले जाते हैं वो सियारे मनहूस हो जाते हैं और वो अपने घरों को पूरा फायदा नहीं दे सकते। तो अब हम बात करेंगे बड़े बहन भाइयों की। तो ये कुंडली का 11वां घर है, क्योंकि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां और 11वां, ये तो मैंने आपको तरतीब बता दी है। अब जो कुंडली का 11वां घर होता है वो बंदे के बड़े बहन भाइयों के साथ तल्लक रखता है और वो ये बताता है कि इससे बड़ा इसका भाई है या इसकी बहन है। और जो कुंडली का तीसरा घर होता है वो जिस बंदे की तारीख पैदाइश होती है उससे जो छोटे बहन भाई होते हैं उनके बारे में बताता है।
तो अब हम सबसे पहले बड़े बहन भाइयों के बारे में देखेंगे। तो कुंडली का 11वां घर, इस घर में स्यारा, मरीख और केतु, दो आतशी स्यारे बैठे हुए हैं। जो कि मरीख होता है, अगर ये केतु के साथ जुड़ जाए तो फिर समझ लो पे एक अंगारक योग कहा जाता है, यानी आग वाला योग। तो अब हम कुंडली के 11वां घर जो है, इस घर के मालक जो है, इस घर का जो मालक स्यारा है, उस स्यारे को सबसे पहले तलाश करते हैं। तो कुंडली के 11वें घर का मालक स्यारा अतारद है, जो कि कुंडली के 9वें घर में जाकर बैठा हुआ है। हालांकि वो बड़ा अच्छा जाकर बैठा हुआ है, बहुत बेहतर जाकर बैठा हुआ है कुंडली का 9वां घर। मगर ये स्यारा जो है, एक तो इसके आगे लफ्ज लिखा हुआ है आर। जिस स्यारे के आगे लफ्ज आर लिखा होगा वो स्यारा रजत में होता है, यानी उल्ट चल रहा होता है जब बंदा पैदा होता है। तो दूसरा ये है कि स्यारा कमर और स्यारा शमश, ये दोनों स्यारे सीधे चलते हैं, ये कभी भी उल्ट नहीं चलते। तो बाकी स्यारे कभी सीधे चलते हैं, कभी उल्ट चलते हैं। तो कुंडली के 11वें घर का जो मालक स्यारा है, वो कुंडली के 9वें घर में एक तो उल्ट चल रहा है, दूसरा वो है 1 डिग्री और 35 दकीके पर। यानी हर घर जो होता है ये 30 डिग्री का होता है। जिस तरह एक महीना 30 दिन का होता है, इसी तरह हर घर जो होता है ये भी 30 दिन का समझ लो, या 30 डिग्री का समझ लो। और जो भी स्यारा कुंडली के 0 से लेकर 6 डिग्री से नीचे हो तो वो स्यारा अभी बच्चा माना जाता है। ऐसा बच्चा माना जाता है जो कि शीरखोर बच्चे होते हैं, यानी बिल्कुल दूध पीने वाले बच्चे। यानी जो दूध पीने वाले बच्चे शीरखोर बच्चे होते हैं, उनको क्या पता कि क्या नफा है, क्या नुकसान है, क्या फायदा है, यानी उनको तो कोई पता नहीं होता। तो इसी तरह ये जो स्यारा कुंडली के 11वें घर का मालक है, वो स्यारा ऐसे ही समझ लो कि जैसे 1, 2, 4 दिन का अभी बच्चा हो। जब वो इतनी हालत में होगा तो फिर वो अपने घर की हिफाजत नहीं कर सकेगा। और ये जो खाना है, इस खाने में स्यारा, मरीख और केतु बैठे हुए हैं। ये मैंने आगे काफ़ी वीडियो में बताया है, बयान किया है कि स्यारा मरीख अगर कुंडली के 11वें घर में होता है या 11वें घर को देख रहा होता है, क्योंकि मरीख की 3 आंखें हैं। जिस तरह हमारी 2 आंखें हैं, इसी तरह मरीख की 3 आंखें हैं। एक आंख चौथी, 7वीं और 8वीं आंख है। जिस तरह मरीख अगर कुंडली के 8वें घर में बैठा होगा तो वो अपनी चौथी नजर से 11वें घर को देखेगा, और जिस भी घर में बैठा होगा उसकी इसी तरह ही नजरें होंगी। मरीख कुंडली के अगर 8वें घर में हो और वो चौथी नजर से 11वें घर को देख रहा हो तो फिर उस बंदे का बड़ा भाई नहीं होता। अगर बड़ा भाई होता है तो वो मर जाता है, बचपन में या जवानी में ही मर जाता है। अगर स्यारा मरीख कुंडली के चौथे घर में बैठा हो और वो अपनी 7वीं नजर से 8वीं नजर से देखेगा, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8वीं नजर से कुंडली के 11वें घर को देखेगा। अगर मरीख यहां होगा तो फिर भी उस बंदे से बड़ा उसका भाई नहीं होगा। हाँ, बहन हो सकती है।
और इसके अलावा अगर कुंडली के 5वें घर में मरीख होगा तो वो अपनी 7वीं नजर से 11वें घर को देखेगा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो इसी तरह हम अगर इस कुंडली को देखें तो इस कुंडली में केतु और मरीख दो पापी सियारे बैठे हुए हैं, और ये तो साबित हो गया कि अब मरीख जो है ये इसका बड़ा भाई नहीं होने देगा। तो अब जब इस बंदे को पूछा कि आपका बड़ा भाई नहीं है, तो वो कह रहा है कि मेरा बड़ा भाई नहीं है और मेरे से बड़ी एक बहन थी और वो भी फौत हो गई। क्यों? वो इसलिए फौत हो गई भाई, एक तो 11वें घर का जो मालिक है वो इस पोजीशन में नहीं है कि वो अपने घर की हिफाजत कर सके। दूसरा ये है कि ये दो पापी सियारे कुंडली के 11वें घर में बैठे हुए हैं, जो कि शो कर रहे हैं कि जो बड़ा इससे भाई बहन होगा वो फौत हो सकता है। और अगर कुंडली के 11वें घर में ये दो सियारे पापी ना बैठे होते और 11वें घर का मालिक भी अच्छी पोजीशन में होता, तो फिर ये कहा जा सकता था कि इससे बड़ी इसकी बहन जो है वो होगी और जिंदा रहेगी। अगर मरीख कुंडली के अकेला 11वें घर में होता तो फिर ये तो बात हो गई कि कुंडली के 11वें घर से हमें ये पता चला कि इसकी बड़ी बहन है थी और वो फौत हो गई। अब हम कुंडली के तीसरे घर पर जाते हैं और इससे छोटे बहन भाई जो है उसकी मालूमात लेने की कोशिश करते हैं। तो जो कुंडली का तीसरा घर है इसका सियारा वीनस है जोहरा, जो कि कुंडली के 10वें घर में बुर्ज शोर में अपने ही घर में 6 डिग्री और 41 दकीके का होकर बैठा हुआ है, और इसको हम अच्छा मानेंगे कि ठीक है। क्यों? जैसे मैंने पहले बताया है ना, ये घर का मालिक ही कमजोर है। अब इस घर का मालिक, मैंने क्या बोला, अच्छा है, ठीक है, अपने घर की हिफाजत करेगा। मगर ये है कि ये सियारा कुंडली के 7वें घर को देख नहीं रहा। अब हम देखेंगे कि कुंडली के तीसरे घर को कौन सा सियारा देख रहा है या कौन सा सियारा कुंडली के तीसरे घर में बैठा हुआ है। तो हम देख रहे हैं कि सियारा मरकरी जो है इसकी एक ही नजर होती है, यहाँ बैठता है, वहां से 7वें घर को देखता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। तो सियारा मरकरी अतारद जो है ये कुंडली के तीसरे घर को देख रहा है अपनी 7वीं नजर से। तो इसी तरह सियारा जोहल जो है, इस सियारे की भी 3 नजरें होती हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो जिसका मतलब ये है कि सियारे जोहल की 1 2 तीसरी नजर इस घर पर पड़ेगी और सियारे जोहल की 7वीं नजर इस घर पर पड़ेगी, जैसे 1 2 3 4 5 6 7। फिर इसकी 10वीं नजर 7 8 9 और 10 कहाँ पड़ी? कुंडली के तीसरे घर में। तो सियारा जोहल क्या है, मुज़क्कर है या मुअन्नस है? तो सियारा जोहल जो है ये मुअन्नस है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो सियारा इस घर को देख रहा है, तो ये जो भाई साहब हैं इससे छोटी इसकी बहन होगी, और ये जो भाई साहब हैं इसका कोई भाई नहीं है। यानी एक बहन बड़ी थी और वो फौत हो गई, और इससे छोटी इसकी 3 बहनें हैं जो कि जिंदा है। अब हम देखते हैं कि ये जो भाई साहब हैं इनकी कुंडली का 7वां घर, तो ये है 7वां घर। तो जब हम 7वें घर को देखेंगे
तो इस घर के मुताबिक हम इसकी शादीशुदा जिंदगी को देखेंगे या ये देखेंगे कि इसकी शादी होगी कब होगी वगैरह वगैरह। तो जो मर्द होता है मर्द की कुंडली में शादी होने का कारक स्यारा जो है ये वीनस माना जाता है, स्यारा जोहरा माना जाता है। और जो औरत होती है औरत की कुंडली में स्यारा मुश्तरी कारक है शादी करवाने का। और इसी तरह कुंडली का जो 7वां घर है वो बुर्ज दिल्लू है। बुर्ज दिल्लू का स्यारा जोहल है जो कि कुंडली के 6ठे घर में बैठा हुआ है। जैसे मैंने पहले बताया कि कुंडली का 6ठा, 8वां और 12वां घर पापी घर माने जाते हैं। तो जो कुंडली का 6ठा घर होता है ये मखालफत का घर है, कोर्ट केस का घर है, लड़ाई झगड़े का घर है, इसके अलावा कर्ज का घर है। तो इसी तरह जब कुंडली के 7वें घर का मालक उठकर कुंडली के 6ठे घर में चला गया तो फिर मतलब ये हुआ कि जो इसकी बीवी होगी वो इसके साथ मखालफत करेगी और उसके साथ लड़ाई झगड़ा करेगी और उसके साथ कोर्ट केस वगैरह चला सकती है। और इसके अलावा हम अगर कुंडली के 7वें घर को अब देखें तो 7वें घर के ऊपर सवाए केतु के कोई भी स्यारा नहीं देख रहा, क्योंकि केतु जो है इसकी भी 3 नजरें होती हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तो जब केतु को देखेंगे तो केतु यहां से 1 2 3 4 5वीं यहां डालेगा और 7वीं नजर यहां डालेगा, 7वीं यहां डालेगा और 9वीं नजर कुंडली के 7वें घर पर डालेगा। तो इस बंदे की शादी उस वक्त होगी जब के केतु का दौर स्टार्ट होगा, या ऐसे समझ लो कि किसी दूसरे दौर में केतु का दौर स्टार्ट हो जाए। मिसाल के तौर पर इसके ऊपर अब वीनस का दौर चल रहा है, तो जब वीनस का दौर चल रहा है तो वीनस शादी करवाने का कारक है, यानी इस दौर में शादी होगी। और जब वीनस में अंतर दिशा या परंतर दिशा यानी दूसरी दिशा या तीसरी दिशा केतु की आएगी तो उस वक्त इस बंदे की शादी होगी। ये तो आपको पता चल गया कि शादी किस तरह होगी। और अगर बिल वक्त केतु भी यहां ना बैठा होता, केतु बिल वक्त इस घर में होता या इस घर में होता तो फिर कोई भी स्यारा कुंडली के 7वें घर को ना देखता। जब 7वें घर को ना देखता तो फिर शादी होना मुश्किल है, फिर शादी होना बहुत मुश्किल है। तो इसी तरह केतु ने इसकी शादी तो करवा दी। अब हम देखते हैं कि इसकी औलाद वगैरह। तो औलाद को देखने के लिए हमेशा कुंडली का 5वां घर देखा जाता है। इस घर को औलाद का घर कहा जाता है और इस घर से ही औलाद देखी जाती है, क्योंकि ये कुंडली का 5वां घर है। 5वां घर बंदे की औलाद से, बंदे के महबूब से, प्यार मोहब्बत से, तलीम से तल्लक रखता है। तो मतलब ये हुआ कि कुंडली का 5वां घर इस बंदे की औलाद के बारे में शो करेगा। तो कुंडली का जो 5वां घर है इस घर का मालक कहाँ है इसको तलाश करेंगे। तो कुंडली का 5वां घर जो है ये बुर्ज कौस है। बुर्ज कौस का स्यारा मुश्तरी है। तो मुश्तरी जो है वो कुंडली के 12वें घर में है। तो मैंने पहले क्या बताया कि कुंडली का 6ठा घर, 8वां घर और 12वां घर पापी घर माने जाते हैं। जो स्यारे इन घरों में चले जाते हैं वो अपने घरों की मनसूबात को तबाह कर देते हैं। तो मतलब ये हुआ कि 5वें घर का मालक 12वें घर में चला गया तो ये स्यारा ठीक नहीं माना जाएगा। अब हम देखते हैं कि कुंडली का जो 5वां घर है उस घर को
कोई सियारा देख रहा है? अगर वो देख रहा है तो फिर बच्ची बच्चा होगा, औलाद होगी। अगर नहीं तो फिर औलाद होने के चांस मुश्किल होते हैं। सबसे पहले तो ये है कि राहु इस घर में बैठा हुआ। राहु जो है ये जोहल जैसा असर देता है। यानी राहु या जोहल अगर कुंडली के 5वें घर में पाए जाते हैं या 5वें घर को देख रहे हैं तो फिर औलाद हो सकती है, मगर औलाद जो है ये लेट होगी। यानी जो कि औलाद होने में कम से कम नहीं तो 8 से 7 साल या 10 साल का अरसा लग सकता है। दूसरा ये है कि राहु से हटकर कोई भी सियारा अपनी किसी भी नजर से 5वें घर को नहीं देख रहा। तो अगर देख रहा है तो वो देख रहा है मरीख और केतु। तो मैंने आपको पहले बताया है कि मरीख जिस घर में भी बैठता है, अगर वो औलाद वाले घर में बैठता है या औलाद वाले घर को देखता है तो वो औलाद को मार देता है। अगर वो बीवी के घर में बैठता है या बीवी के घर को देखता है तो वो बीवी को मार देता है। और इसी तरह अगर वो छोटे बहन भाई के घर में बैठता है तो वो भाई को मार देता है। और फिर एक और बड़ी मजे की बात है, आपको कुंडली ठीक करने में ये भी बात एक मदद देगी। यानी जो मरीख होता है ये कुंडली के किसी भी घर में होता है, तो जिस घर में होता है उस घर से मुतल्लिका बंदे का ऑपरेशन या बंदे को चोट लगाता है। तो जब इस बंदे को पूछा भाई आपके मरीख कुंडली के 11वें घर में बैठा हुआ है, तो 11वां घर जो है ये बंदे की टांग से तल्लक रखता है, यानी घुटनों से लेकर पांव के दरमियान वाला हिस्सा। तो ये इससे पूछा कि क्या आपकी टांग टूट गई है? तो वो बोलता है बिल्कुल मेरी टांग टूट गई, और वो भी टांग घुटने से पांव के दरमियान से टूटी है, और जब भी मैं चलता हूं तो मेरे अभी तक दर्द होता है। यानी ये मरीख कुंडली के जिस भी घर में पाया जाएगा उस घर में अक्सर तकरीबन 90% ये इसका यही कारक है कि ये हड्डी को तोड़ देता है, ऑपरेशन करवा देता है या वहां कोई निशान छोड़ देता है। तो ये जो कुंडली होती है ये सर होता है, ये मुंह होता है, ये बाजू है, ये सीना है, ये जो बंदे का मैदा है, ये मसाना है। इसी तरह सब खाने जो हैं ये बंदे के ये पाँव है कुंडली का 12वां घर। तो आप मरीज को जब भी किसी कुंडली के घर में देखें तो ये भी चीज मैच कर लें कि शायद बंदे की कुंडली में कोई फर्क ना आ जाए। तो जिसका मतलब ये है कि मरीख कुंडली के 5वें घर को देख रहा है। मरीख और शमश ये 2 सियारे एक आतिशी सियारे हैं, और अगर ये कुंडली के 5वें घर में हों या कुंडली के 5वें घर को देख रहे हों तो जो बंदे की पहली औलाद होगी उसको डिस्टर्ब कर देंगे, उनको मार देंगे या कोई ऐसा रोग पैदा कर देंगे जैसे कोई हमल वगैरह ज़ाया हो जाना या कोई छोटा बच्चा ही मर जाना, इसी तरह का योग बनाएंगे। मगर ये पहले बच्चे की बात हो रही, कुंडली का पहला बच्चा इसी घर से देखा जाएगा। जब कुंडली का दूसरा बच्चा देखेंगे तो वो कुंडली के 7वें घर से देखा जाएगा। कुंडली का तीसरा बच्चा कुंडली के 9वें घर से, फिर इसी तरह चौथा बच्चा कुंडली के 11वें घर से, फिर इस घर से। यानी यहां सियारे बैठे होंगे उसके मुताबिक ही औलाद होगी। और जिस घर में कोई सियारा मौजूद ना होगा या उस घर को कोई सियारा देख नहीं रहा होगा तो वहां जाकर औलाद होना बंद हो जाएगी। फिर दुनिया का कोई भी डॉक्टर उसके औलाद पैदा नहीं कर सकता। तो ये तो हो गया कुंडली के
मैच होने का कायदा तरीका। अब हम देखते हैं कि ये जो बंदा है, ये बंदे के कुंडली का पहले घर का मालिक जो है ये कुंडली के 8वें घर में जाकर बैठा हुआ है। 8वां घर जो है ये एक खड्डा है, गिर जाना नीचे, खौफ, मौत, या फिर 8वां घर जो है ना ये रिसर्च से भी ताल्लुक रखता है, यानी किसी चीज की मालूमात करनी, गहरा अपने आप को ले जाना, वो चीजें तलाश करनी जो दूसरे लोग नहीं समझ सकते, नहीं जान सकते। तो इसका मतलब ये है कि ये जो बंदा है ये अगर कोई रिसर्च करनी चाहे तो फिर रिसर्च कर सकता है, पर कर भी नहीं सकता। उसकी क्या वजह हुई? उसकी वजह ये हुई कि ये जो सियारा है ये बिल्कुल बूढ़ा हो चुका है। जैसे मैंने बताया है ना कि कुंडली के 0 से लेकर 6 डिग्री के अंदर सियारा बिल्कुल शीरखोर बच्चे जैसा होता है, और जो सियारा 27 डिग्री से 30 डिग्री के अंदर चला जाता है वो बूढ़ा हो जाता है। यानी बूढ़ा जो होता है, जैसे समझ लो कि उसका मन तो करता है, दिल करता है मैं फलां काम कर लूँ, फलां काम कर लूँ, ऐसा कर लूँ, मगर उसमें ताकत नहीं होती, उसमें हिम्मत नहीं होती कि वो काम कर सके। तो इसी तरह जब सियारा बूढ़ा हो जाता है तो ये जरूरी नहीं को काम, यानी उसकी, ये हालांकि कुंडली के पहले घर का मालिक है तो पहला घर तरक्की का है इसकी, मगर तरक्की ये करना चाहता है कि मैं तरक्की करूं, मगर वो कुंडली का जो सियारा है वो कुंडली के 8वें घर में और वो कुंडली के आखिरी दर्जों पर बूढ़ा हो चुका है। यानी ये बंदा बेचारा बहुत जद्दोजहद करेगा, बहुत भागेगा, बहुत कुछ करेगा, पर आगे नहीं बढ़ सकेगा। इसके साथ जो काम करते होंगे, इसके साथ जो लोग पढ़ते होंगे, वो लोग कहीं के कहीं चले जाएंगे, मगर ये जो बंदा है ये तरक्की नहीं कर पाएगा। एक तो ये बात, क्योंकि पहले घर का मालिक 8वें घर में, आखिरी डिग्री में। से हटकर हम देखते हैं कि जो कुंडली के 12वें घर का मालिक अगर कुंडली के 8वें घर में चला जाए तो फिर भी बंदा बरूने मुल्क जाने की कोशिश करता है और बरूने मुल्क जाता भी है अगर 12वें घर का मालिक 8वें घर में आ जाए। दूसरा ये है कि ये जो घर है ये घर बंदे को बरूने मुल्क ले जाने का जिम्मेदार है, यानी बंदा बरूने मुल्क जाएगा इस घर से, तो ये पता चलता है। तो जब हम इस घर को देखेंगे तो इस घर में अतारद बैठा हुआ है, वो कम डिग्री का है, यानी मतलब ये हुआ कि ये बंदा सफर तो बरूने मुल्क का जरूर करेगा और बरूने मुल्क जाएगा। और जब हम कुंडली का 12वां घर देखते हैं तो ये भी कुंडली का 12वां घर भी बरूने मुल्क से ही ताल्लुक रखता है, और बरूने मुल्क मुश्तरी बैठा हुआ है 12वें घर में, तो जिसका मतलब ये है कि ये बंदा बरूने मुल्क जाएगा, हर सूरत में जाएगा। और अब कुंडली के 12वें घर को हम देखेंगे कि वो 12वां घर जो है उसका सियारा कितना पावरफुल है या कितना अच्छा है, क्योंकि बरूने मुल्क तो जाएगा, मगर बरूने मुल्क जाकर वो जो काम करेगा या बरूने मुल्क जाकर क्या वो सेट हो सकता है? यानी ये तो बात अब देखनी है ना, भाई बाहर तो बंदा चला जाएगा तो क्या बरूने मुल्क जाकर सेट होगा? वो सेट होने को अब हम देखेंगे 12वें घर के मालिक को। तो जो कुंडली का 12वां घर है, 12वें घर का मालिक कुंडली के 8वें घर में बैठा हुआ है, जैसे मैंने पहले बताया कि 6वां, 8वां, 12वां। हालांकि कुछ लोग किताबों में लिखते हैं कि अगर 8वें घर का मालिक 12वें घर में आ जाए या 12वें घर का मालिक 8वें में चला जाए या 6ठे घर का मालिक यहां आ जाए तो ये प्रीत राजयोग बन जाएगा, यानी वो अपने दोस्त के घर में चला गया है, जैसा बुरा वो था वो भी बुरे के घर में चला गया। पर ऐसा नहीं है, ये सिर्फ किताबों में मिलेगा। देखना ये है कि कुंडली के
12वें घर का मालक कुंडली के 8वें घर में चला गया है नुकसान वाले घर में। यहां से नुकसान होता है, परेशानी होती है, मौत जैसी टेंशन होती है। तो मतलब ये हुआ कि स्यारा कमर जो कुंडली के 12वें घर का मालक है वो 8वें घर में चला गया है तो अच्छा नहीं माना जाएगा। दूसरा ये है कि इस घर में सूरज भी उसके साथ है। तो ये जो स्यारा है, स्यारा कमर, ये सूरज की तरफ बढ़ रहा है, क्योंकि स्यारा कमर 11 डिग्री पर है और स्यारा शमश 29 डिग्री पर है। तो जो इसकी तरफ बढ़ रहा है, यानी ये जब दोनों इकट्ठे होते हैं या सूरज के साथ कोई भी स्यारा आकर जुड़ जाता है तो वो स्यारा गरूब हो जाता है। मतलब ये कि जो सूरज है, सूरज की इतनी रोशनी होती है कि जो भी स्यारा सूरज के करीब जाता है तो वो इतनी रोशनी में दूरबीन से भी देखोगे तो वो नजर नहीं आता, क्योंकि सूरज की बहुत ज्यादा रोशनी होती है। तो जब वो सूरज के करीब चला जाएगा तो उसको गरूब माना जाता है कि वो गरूब हो गया है। तो जिसका मतलब ये हुआ कि 12वें घर का मालक एक तो 8वें घर में, दूसरा गरूब वाली पोजीशन में है। तो जिसका मतलब ये हुआ कि ये बंदा बरूने मुल्क जाएगा और जाने के बाद सेट नहीं हो पाएगा। तो जब इस बंदे से पूछा, क्योंकि मैं वीडियो वो ही बनाता हूँ पूरी तस्दीक करके, तो जब इस बंदे से पूछा तो ये जो बंदा है तकरीबन अरसे से दुबई में रह रहा है और 1 2 4 5 10 मरतबा ये दुबई गया और इसके बावजूद वो सेट नहीं हो पाया। दूसरा ये है कि कुंडली का जो 12वां घर होता है, 12वां घर जो है ये खर्च से तल्लक रखता है। कुछ स्यारे पापी होते हैं, कुछ स्यारे साध होते हैं, अच्छे होते हैं। तो जो स्यारे साध हैं पहले मैं आपको वो बता दूं और पापी भी बता दूं। जो पापी स्यारे होते हैं, राहु भी पापी है, जोहल भी पापी है, शमश भी पापी है, मरीख भी पापी है और केतु भी पापी है। जो साध स्यारे होते हैं, अच्छे स्यारे होते हैं, वो ऐसे है कि स्यारा कमर जो है ये साध स्यारा है, अच्छा स्यारा है। और जो मरकरी है ये अगर साध के साथ जुड़ जाए तो साध हो जाता है, अगर नैस के साथ जुड़ जाए तो नैस हो जाता है। जो वीनस है ये भी साध स्यारा है, कारक, और मुश्तरी भी कारक है। जो कारक स्यारे होते हैं उनका काम होता है करना, बढ़ाना काम को, कारक करने वाला। और जो पापी स्यारे होते हैं उनका काम होता है काम को बगाड़ना, थोड़ा कर देना, कम कर देना, मनहूस रिजल्ट देना। तो अब हम जब देखेंगे कि कुंडली के 12वें घर में स्यारा मुश्तरी जो कि कुंडली के 5वें घर का और कुंडली के 8वें घर का मालक होकर कुंडली के 12वें घर में बुर्ज सरतान में शर्फ का होकर, उच्च का होकर बैठा हुआ। उच्च का मतलब ये है भाई वो ताकतवर है, उसकी ताकत है बढ़ाने को काम को। तो अब जो स्यारा मुश्तरी कुंडली के 12वें घर में एक साध स्यारा, कारक स्यारा जब कुंडली के 12वें घर में जाएगा तो वो काम को बढ़ाएगा, उसको तेज करेगा। तो अब देखना ये है कि 12वें घर में बैठा हुआ है तो 12वां घर किस चीज का है? तो 12वां घर मेरे भाई खर्च का है, 12वां घर हस्पताल का है, 12वां घर जेल खाना जात का है। तो इन सब चीजों को ये बढ़ा देगा, यानी बढ़ाएगा। तो ये जो बंदा है, हालांकि बात उधर ही चली गई, यानी ये जो बंदा है ये बंदा रुपया तो कमाएगा
पर ये जो बंदा है इसका खर्च जो है वो दूसरे बंदों से ज्यादा होगा, क्योंकि ये खर्च शाहकार होगा, रुपया इसके पास टिकेगा नहीं। यानी इसके मन में जो आया इधर आया इधर आया, सब का सब वो खर्च करता जाएगा। यानी वो बंदा ऐसा समझ लो कि कोई मेहमान आ गया या किसी भी जगह पर पैसा खर्च करना है तो वहां वो कंजूसी नहीं दिखाएगा, वो शाह खर्च होगा, यानी खर्च करेगा। तो जब वो खर्च करेगा तो ज़ाहिर है फिर उसके पास पैसा कहाँ से बचेगा। अब दूसरी बात ये आ गई, भाई ये जो सियारा होता है ना, ये जो घर होता है ये नौवां घर होता है। नौवां घर हमेशा किस्मत का घर माना जाता है। तो नौवें घर का मालक जिस भी घर में जाएगा किस्मत का सारा कारोमदार उसी घर से ही होगा। तो जो किस्मत का मालक है उसको आप तलाश करें वो किस घर में है, इस घर में है, इसमें 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 किसी भी घर में है। तो नौवें घर का मालिक जो है वो सियारा मरीख जो के कुंडली के 11वें घर में बैठा हुआ है और वो केतु के साथ जुड़ा हुआ है, अंगारक योग बन गया है, जिसकी वजह से केतु यहां खराब हो गया है। इसका मतलब केतु खराब नहीं हो गया, इसकी किस्मत खराब हो गई है। इसको बाप से कुछ नहीं मिलेगा, बाप की या तो मुखालफत करेगा या बाप बचपन में मर जाएगा, क्योंकि ये नौवां घर बाप से भी ताल्लुक रखता है। और फिर जो कुंडली का ये घर है 11वां घर, 11वां घर हम कोई भी काम करते हैं तो उस काम का रिजल्ट क्या मिलेगा ये बताता है। जो भी हम काम करते हैं उसका रिजल्ट क्या देगा, यानी 11वां घर। तो जब हम 11वें घर को फिर जाके देखेंगे तो 11वां घर बुर्ज जोजा है, जिसका सियारा मरकरी उल्ट चल रहा है। एक तो मनहूस हो गया उल्ट चलने की वजह से, दूसरा ये है कि 1 डिग्री का है, क्या रिजल्ट देगा। अभी वो शीरखोर बच्चा है, शीरखोर बच्चा आपको क्या फायदा देगा, क्या रिजल्ट देगा, कोई रिजल्ट नहीं देगा। और इससे हटकर कुंडली का 11वां घर, उसमें 2 पापी सियारे जुड़े हुए हैं, वो जो भी होगा खर्च वर्च सबको तबाह कर रहा है। तो मतलब ये हुआ कि इसका जो रिजल्ट जिंदगी में मिलेगा वो रिजल्ट भी 0 हुआ। यानी मतलब ये है कि जब कुंडली एक बंदे की ये बता रही है भाई ऐसे होगा, तो मियां मोहम्मद बख्श ने लिखा है कि फस गई जान शिकंजे अंदर ज्यों वेलणे विच गन्ना, रो नू को हुण रवे मोहम्मद हुण रवे ते मन्ना। यानी मतलब ये है कि ये जो कुंडली है ये सारी की सारी खराब है। औलाद के बारे में, शादी के बारे में, ये रुपया पैसा है, ये रुपया पैसा है इस बंदे का, अपना रुपया। तो अपना रुपया बुर्ज सुंबला है, बुर्ज सुंबला का सियारा हालांकि बहुत अच्छी जगह पर बैठा हुआ है मगर 0 1 डिग्री का, कहाँ जाएगा रुपया। यानी इसी तरह कुछ लोग ऐसा करते हैं, इंडिया में खास करके मैंने देखा है कि लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। बहुत जाहल किस्म के एस्ट्रोलॉजिस्ट हैं, बहुत पापी किस्म के वो लोग हैं जो कि लोगों को मशवरा दे रहे हैं, भाई आप ऐसा कर लो, भाई आप ये पन्ना पहन लो, आपका दूसरे घर का मालिक कमजोर है, आप पन्ना पहन लो। वो बोलते हैं कि आपका मुश्तरी जो है ये 12वें घर में चला गया है तो आप पखराज पहन लो, औलाद होगी। या फिर शादी वाले घर का सियारा कमजोर है, नीलम पहन लो। ओ यार, जब सब कुछ पहनने के बाद भी वो घर ठीक ना हो तो फिर क्या फायदा लोगों को लूटने का, फिर क्या मतलब है आपका कि लोगों से पैसे बटोर रहे हो पत्थर बेचकर। यानी जो पत्थर है वो पत्थर ही है, पत्थर क्या देगा आपको यार। कुछ मेरा मतलब सोचो
ये लोगों को बेवकूफ़ बना रहे हो, नट के ऊपर जनाब ये पत्थर बेच रहे हो, कोई जंतर मंतर कर रहा है, भाई ये तवीज़ ले लो मेरे से, कोई कहता है कुछ ले लो, कोई कुछ ले लो। सब के सब आपको बेवकूफ़ मूर्ख बना रहे हैं। जब कुंडली आपकी बताएगी, जो बताएगी वही होगा और उससे हटकर कुछ नहीं होगा। तो दोस्तों कुंडली तो बहुत लंबी होती है, बहुत सारी बारीक चीज़ें होती हैं जो कि बताने में काफ़ी बड़ी बन जाती है। तो इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।